अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आबिद अली और आप हैं स्टडी विद अलूमर के साथ। हम लोग मैथमेटिक्स पार्ट 1 हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एप्सिलॉन और रेड्यूस एप्सिलॉन के फॉर्म के बारे में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात हम करेंगे रैंक क्या होता है। उसके बाद लास्ट में हम क्वेश्चन नंबर 10 को जो है अटेम्प्ट करेंगे, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वजह से कि एप्सिलॉन फॉर्म और रेड्यूस्ड एप्सिलॉन फॉर्म बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा ये इंटरेस्टिंग भी बहुत है। इसमें भी हम क्या करेंगे, हम रो ऑपरेशन को यूज़ करेंगे। इसमें कॉलम ऑपरेशन हम यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ रो ऑपरेशन को लेके चलेंगे। तो बात करेंगे एप्सिलॉन फॉर्म क्या होती है, रेड्यूस्ड एप्सिलॉन फॉर्म क्या होती है और इसको क्यों यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे रैंक की और क्वेश्चन 10 की। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले थोड़े से बात करते हैं एप्सिलॉन फॉर्म और रेड्यूस्ड एप्सिलॉन फॉर्म की। अगर यहां पर मैं 0 लिख दूं, यहां पर 5 लिख दूं, तो फिर क्या होगा। ये एक मैट्रिक्स मैंने अपने पास से लिखा है, ये मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लीडिंग एंट्री की। लीडिंग एंट्री क्या होती है। ये हमारे पास रो 1 है, इसकी जो पहली एंट्री है वो 0 नहीं होनी चाहिए। 0 के अलावा जो होगी वो उसकी लीडिंग एंट्री होगी। मतलब कि यहां पर देखें, ये रो 1, इसकी लीडिंग एंट्री क्या है, आप कहेंगे 1 है। रो 2 की बात कर दें तो इसकी लीडिंग एंट्री अगर मुझे बतानी हो तो अभी मैंने बात की है कि 0 को हम छोड़ के दूसरी एंट्री बताते होते हैं, वो हमारी लीडिंग एंट्री होती है। तो R2 की लीडिंग एंट्री क्या होगी, 5। उसके बाद R3 की लीडिंग एंट्री 3 ही होगी। तो लीडिंग एंट्री किसी रो की क्या होती है कि वो एंट्री जो कि पहली एंट्री होती है और वो 0 नहीं होती, उसको हम बोलते हैं उसकी लीडिंग एंट्री। लीडिंग एंट्री इसका कंसेप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एप्सिलॉन फॉर्म और रेड्यूस्ड एप्सिलॉन फॉर्म जब हम पढ़ते हैं उसके लिए हमें लीडिंग एंट्री कंसेप्ट बहुत जरूरी होता है। आप डेफिनेशन अगर किताब के ऊपर देखें तो एप्सिलॉन फॉर्म की जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसमें लीडिंग एंट्री की बात आती है, तो इसलिए हम लीडिंग एंट्री कंसेप्ट जो है वो पहले देख रहे हैं। तो अब एप्सिलॉन फॉर्म की बात कर लेते हैं। किताब के ऊपर आपकी डेफिनेशन तो लिखी हुई है, तो हम बात कर लेते हैं जी एप्सिलॉन फॉर्म क्या होती है। एप्सिलॉन फॉर्म तो पहले मैं फॉर्म बना लेता हूं, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन जो है वो भी अपने पास से बना लेते हैं। आसान सी डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं। एप्सिलॉन फॉर्म क्या होती है। लेकिन दो बातें इसमें होती हैं। पहली बात तो आप ये देखें कि हर रो की लीडिंग एंट्री है जो है वो क्या है, 1 है। यहां पर R1 की लीडिंग एंट्री देखी जाए तो 1 है, R2 की लीडिंग एंट्री देखी जाए 1 है, R3 की लीडिंग एंट्री देखी जाए तो वो भी क्या है, 1। तो एप्सिलॉन फॉर्म की जब डेफिनेशन करते हैं तो पहली बात उसमें जो आती है वो ये होती है कि हर रो की लीडिंग एंट्री जो है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। दूसरी बात इसमें क्या होती है, दूसरी बात इसमें ये होती है कि हर बाद में आने वाली रो जो है उसमें नंबर ऑफ जीरोस पहले आने वाली रो से ज्यादा होने चाहिए। इस बात का मतलब क्या है, देखिए जी R1 यहां पर लीडिंग एंट्री क्या है, 1। अब R2 देखें, वो बात तो कंप्लीट होगी कि इनकी लीडिंग एंट्री 1 ही है, लेकिन R2 में देखें कितने जीरो हैं, 1 जीरो है। R3 में कितने देखें, 2 जीरो है। तो इसका मतलब हर बाद में आने वाली रोज जो है उसमें नंबर ऑफ जीरो जो हैं वो क्या अगर होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन फॉर्म बोलते हैं। तो एप्सिलॉन फॉर्म क्या होती है किसी मैट्रिक्स की, कि उसकी लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। हर रो की लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हर बाद में आने वाली रो जो है उसमें नंबर ऑफ जीरोस पहले आने वाली रो से ज्यादा होने चाहिए। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे,
एचेलॉन फॉर्म बोलेंगे। और दूसरे अल्फाज में, आसान से अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास लीडिंग एंट्री 1 बन जाती है, उसके नीचे हमें क्या बनाना पड़ता है, 0 0 बनाना पड़ता है, तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम ये देखें जी, अगर 1 की जगह यहां पे अगर मैं 0 कर दूं तो फिर भी ये क्या है, ये एचेलॉन फॉर्म है। उसकी रीजन क्या है कि R1 की लीडिंग एंट्री देखिए 1 है, R2 की लीडिंग एंट्री देखिए 1 है, R3 में लीडिंग एंट्री है ही नहीं, अगर होती तो 1 होती। और उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या होती है कि नंबर ऑफ जीरोस, इसमें नंबर ऑफ जीरो 1 है, इसमें नंबर ऑफ जीरो 3 है, तो ये भी फॉर्म कौन सी होगी, एचेलॉन फॉर्म में होगी। तो एचेलॉन फॉर्म के लिए जरूरी नहीं है कि यहाँ 1 1 ही होना चाहिए, 1 1 आपने लाजिम बनाना है कि लीडिंग एंट्री 1 बनानी है, उसके बाद हर बाद में आने वाली रोज जो है उसमें नंबर ऑफ जीरोस आपने इंक्रीज करते जाने हैं। तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, एचेलॉन फॉर्म हो जाएगी। अब इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। A matrix लेट्स सपोज ए क्या दें, ऑफ ऑर्डर m बाय n, इसमें m रोज है और n कॉलम्स है। m बाय n इज सेड टू बी इन एचेलॉन फॉर्म इफ, पहली बात क्या थी, लीडिंग एंट्री ऑफ ईच रो इज 1। पहली कंडीशन क्या है कि हर रो की लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। नंबर 2, नंबर ऑफ जीरोस in each successive row is greater than each, आप यहां पे कह सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस इन ईच सक्सेसिव रो या सक्सीडिंग रो, आप ये कह रहे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, सक्सीडिंग। लेकिन नंबर ऑफ जीरोस इन ईच सक्सीडिंग रो, सक्सीडिंग रो का मतलब ये होता है बाद में आने वाली, इज ग्रेटर देन ईच प्रीसीडिंग रो। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले आने वाली, हर बाद में आने वाली रो में नंबर ऑफ जीरो जो है हर पहले आने वाली रो से ज्यादा होना चाहिए। तो ये फॉर्म कौन सी होगी, एचेलॉन फॉर्म होगी। तो ये ऊपर मैंने इसकी एग्जांपल लिखी भी है, अगर आप यहां पर 1 कर देते हैं फिर भी इसकी एग्जांपल बन जाती है, अगर 0 कर देते हैं तो फिर भी इसकी एग्जांपल बन जाती है। तो ये डेफिनेशन जो है ये किसकी डेफिनेशन है, एचेलॉन फॉर्म की। अब बात करते हैं थोड़ी सी रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म की बात करते हैं कि रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म क्या होती है। रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म में सारी बातें तो यही होती है कि हर एंट्री की लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, उसके बाद नंबर ऑफ जीरोस हर बाद में आने वाली रो से पहले आने वाली रो से ज्यादा होने चाहिए। लेकिन उसमें एक पॉइंट का फर्क होता है, वो एक पॉइंट क्या है हम उसको भी देख लेते हैं। हम रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म को देख लेते हैं जी। reduced echelon form, रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म को थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि लीडिंग एंट्री इसकी देखें जी, लीडिंग एंट्री क्या है 1 है, उसके नीचे 0 0,
इसकी लीडिंग एंट्री 1 है, उसके नीचे रो पर 0 0, इसकी लीडिंग एंट्री क्या है 1, ऊपर क्या है 0 0। इस बात का मतलब है कि हर रो की लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, ठीक है, वो अंडरस्टूड सी बात है, वो पहली बात ये होगी। दूसरी बात क्या होनी चाहिए, हर बाद में आने वाली रो जो है उस पर नंबर ऑफ जीरो पहले आने वाली रो से ज्यादा होनी चाहिए। इतनी बात तो ये एचेलॉन फॉर्म की हो जाती है। फिर रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में फर्क क्या आ गया कि लीडिंग एंट्री जहां आपने 1 बना ली उसके नीचे भी आपने 0 बनाना है और उसके ऊपर भी आपने 0 बनाना है, तो ये फॉर्म कौन सी होगी, रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म होगी। तो आप ये कह सकते हैं, आप यहां पर देखें, आप कहेंगे कि ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म है। अगर मैं यहां पर 0 कर दूं फिर तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं है, लेकिन ये रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म जरूर है कि जहां पर लीडिंग एंट्री 1 है उसके नीचे क्या है 0, जहां पर 1 है उसके ऊपर नीचे 0 है, यहां पर 1 नहीं है, अगर होता तो हम उसके ऊपर 0 0 बनाते। तो ये फॉर्म कौन सी होती है, रेड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म होती है। तो रेड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में आप ये कह दें कि जब आपने लीडिंग एंट्री 1 बना ली है उसके आप नीचे भी 0 बनाते हो और उसके आप 0 भी ऊपर भी 0 बनाते हो, तो इस तरह से वो हमारे पास क्या हो जाती है, रेड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म आ जाती है। तो किताब के ऊपर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप वहां पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं जी रैंक की। रैंक क्या होता है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है, रैंक इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो rows when rank is the number of non-zero row when the matrix is in echelon or reduced echelon form। इस बात को जरा समझते हैं। कह रहा है कि रैंक जो होता है वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं जब हमारा मैट्रिक्स जो है वो या तो एचेलॉन फॉर्म में हो या किस में हो, रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म में हो। दोनों फॉर्म ने आपने बनानी, आपने दोनों में से एक फॉर्म बनानी है, या एचेलॉन फॉर्म बना लेती हैं या रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म बना लेनी है। तो हमारे पास जो ज्यादा आसान फॉर्म होती है वो इसकी एचेलॉन फॉर्म होती है। एचेलॉन फॉर्म को बनाना जरा ज्यादा आसान होता है कि 1 के नीचे सिर्फ 0 0 बनाना होता है। इस एग्जांपल में हम लिख लेते हैं, इसका मतलब क्या है, जो डेफिनेशन हमने लिखी है ये देखिए जी, ये फॉर्म जो है ये एचेलॉन फॉर्म है। 0 रो का मतलब क्या होता है, ऐसी रो जिसकी सारी एंट्री 0 होती हैं उसको हम बोलते हैं 0 रो। इसमें नॉन जीरो, इसमें 0 रो कितनी है, एक 0 रो है। नॉन जीरो रोज कितनी है, जो 0 नहीं है, उसमें हमें कोई एक एलिमेंट भी ऐसा मिल गया जो 0 नहीं है, हम उस रो को नॉन जीरो रो ही बोलेंगे। तो यहां पर 1 और ये दो नॉन जीरो रोज हैं, ये 0 रो है, इसको निकाल देंगे हम, कितनी जाएगी 2, तो इसका 2 रैंक होगा और ये एचेलॉन फॉर्म में ऑलरेडी है। हाँ, अगर मैं यहां पर ये कर देता हूं 1 0 3 0 1 5 0 0 1, अगर ऐसा कर देते हैं तो ये एचेलॉन फॉर्म तो है, ये नॉन जीरो रो है, ये नॉन जीरो रो है और ये भी नॉन जीरो रो है। मैंने अभी बताया कि हमें एक भी अगर एलिमेंट ऐसा मिल गया जो 0 नहीं है, हम उस रो को नॉन जीरो रो बोल देंगे। तो यहां पर इसका रैंक कितना है, 3 है। अब ये जो फॉर्म मैंने लिखी है ये रेड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म लिखी है मैंने। रेड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में ये नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है और ये 0 रो है। तो इसके नॉन जीरो रोज कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब इसका रैंक कितना होगा, इसका रैंक होगा 2। तो इसका रैंक 2 है और ये फॉर्म कौन सी है, रेड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है। तो हमें ये अभी तक पता चला है कि रैंक क्या होता है, रैंक नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं जब कोई मैट्रिक्स एचेलॉन फॉर्म में हो या रेड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में हो, तो वो उसका रैंक होगा।
अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 जो है 3.4 एक्सरसाइज, इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हम इसको सॉल्व करेंगे। हम जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैं उसमें रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करूंगा उसको, मैं सिर्फ एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा और उसी का हम रैंक निकालेंगे। तो रैंक कैसे निकालते हैं, इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, रो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। बहुत आसान काम है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट इसका लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि रैंक फाइंड करना है आपने किसी मैट्रिक्स का। यहाँ पर इस मैट्रिक्स को देखें तो इसमें 4 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पर अगर हमने इसका रैंक फाइंड करना है तो इस बात का मतलब है कि हमें इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है या रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है, यहां पर चले 1 बना हुआ है, यहां 1 बनाने की जरूरत नहीं है, उसके नीचे क्या बनाएंगे 0 0। अगर यहां 0 बनाना तो यह R2 में आ रहा है, इसमें 2 में से 2 माइनस करूंगा तो 0 यहां बनेगा, 1 में से 1 माइनस करूंगा तो 0 यहां बनेगा, 3 में से 3 माइनस करूंगा तो फिर यहां पर क्या बनेगा 0 बनेगा। उस हिसाब से मैंने यहां पे ऑपरेशन लिख दी है कि R2 में से 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे R1 को और उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। R3 में से R1 को माइनस कर देंगे क्योंकि 1 माइनस 1 0 होगा। R4 में से हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करके R1 को माइनस करेंगे ताकि यहां पे क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये हमने ऑपरेशन यहां पर लगा दिया। ये तीनों ऑपरेशन जो है मैंने यहां पे यूज किया, यहां पर 0 0 बन गया और यहां पर ये चेंजेस आ गई। अब उसके बाद R1 में लीडिंग एंट्री 1 बन चुकी है, उसके नीचे क्या बन चुका है 0 0 बन चुका है। अब R2 की तरफ आते हैं, ये R2 है तो इसकी लीडिंग एंट्री ये है, इसकी लीडिंग एंट्री हमें क्या बनानी है 1 बनानी है। उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि 3 से डिवाइड कर दें इसको, यहां 1 बन जाएगा और यहां क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी अभी डिस्कस की है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि R2 में से R3 को माइनस ही कर दें। R2 में से R3 को माइनस करेंगे तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1 यहां बन जाएगा और यहां पर जो भी आएगा यहाँ, लेकिन यहां 1 हमें चाहिए तो 1 यहां पर आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे 1 के नीचे क्या बना लेंगे 0 0 बना लेंगे। तो ये ऑपरेशन हम ये कर लेते हैं कि R2 में से हम R3 को माइनस कर रहे हैं। तो जब ये माइनस करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां आएगा 1 माइनस 4 और माइनस 7 और यहां आएगा 0 और 3 माइनस 2 क्या होगा 1 होगा, 15 माइनस 10 क्या होगा 5 होगा और यहां पर 0, यहां 2, यहां पर 10 और 0 5 और 25। अभी तक तो जो बात हमने की थी डेफिनेशन में, वहां तक तो बात हमारी ठीक जा रही है कि हर रो की लीडिंग एंट्री क्या बना रहे हैं 1 बना रहे हैं। अब इसकी लीडिंग एंट्री 1 बन गई, अब इसके नीचे भी क्या बनाएंगे 0 0 बनाएंगे। तो 0 0 बनाने के लिए यहां 0 कैसे बनेगा, R3 में से माइनस करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करके R2 को। अगर 0 यहां बनाना है तो R4 में से माइनस करेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई करके R2 को। तो यहां क्या आ जाएगा, यहां आएगा 1 माइनस 4 और माइनस 7 और लिखेंगे 0 1 और 5 और जब माइनस करेंगे यहां तो 0 आएगा, 2 माइनस 2 0 और 10 माइनस 10 क्या आ जाएगा 0 0 5 माइनस 5 0 25 माइनस 25 यहां भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसका हम रैंक यहां पर लिख सकते हैं। हम लिखेंगे जी रैंक हमारे पास क्या है, जो गिवन मैट्रिक्स है उसका रैंक क्या होगा। कितनी नॉन जीरो रोज हैं उसको हाईलाइट कर लेते हैं, एक ये नॉन जीरो रो है और एक ये नॉन जीरो रो है। तो इसका रैंक कितना आ गया 2 आ गया और नीचे जो रोज हैं वो सारी की सारी क्या है 0 है। तो इसका रैंक का आंसर क्या आ गया 2 आ गया। तो 2 पार्ट्स के बाकी बच गए हैं, उसको भी हम एचेलॉन फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे और इसी तरह से बताएंगे कि जो नॉन जीरो रोज बच गई हैं उसकी वही इसका क्या होगा रैंक होगा। तो इस लेक्चर में हमने बात की है एचेलॉन फॉर्म की, उसके बाद बात की हमने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के बाद हमने बात की रैंक की, रैंक के बाद हमने एक्सरसाइज 3.4 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो रैंक के रिलेटेड था और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है।
काफ़ी दफ़ा आप पेपर्स में देखेंगे तो आया होगा, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। और रो ऑपरेशन जो लास्ट लेक्चर हमारे दो हैं, इसके पहले वाला इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हमने कैसे रो ऑपरेशन से फाइंड किया, उसके बाद रैंक कैसे फाइंड किया, ये काम हमारा सारा रो ऑपरेशन के रिलेटेड था। तो इन दो लेक्चर्स में हमने रो ऑपरेशन को हमने कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे क्रैमर रूल के साथ, 3.5 एक्सरसाइज हमारी होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।